स्वागत है टीएमसी नॉलेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का। और ये एक अगला प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे इस वीडियो में। बिहार एसएससी का ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट होगा। तो आइए शुरू करते हैं और बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टीएमसी नॉलेज के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है और आप वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि सूची 1 में ये रीट के प्रकार हैं और सूची 2 जो है उसके आधार हैं। उसको सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें जो रीट जो होते हैं 4 प्रकार के जो रीट जो हैं वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत हैं। तो यहाँ पे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध और परमादेश हैं और एक अधिकार परीक्षा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है यानी कि विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखने को कहते हैं। तो ये पहला जो मिलान इसका होगा यानी कि ये पहला से है यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना। प्रतिषेध का मतलब होता है कि अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी निर्देश जो दिए जाते हैं तो ये प्रतिषेध होता है, यानी कि ये 4 से इसका मिलेगा। और परमादेश जो है ये सार्वजनिक कर्तव्यों को नहीं निभाने की स्थिति में परमादेश जारी किया जाता है। तो ये है यानी कि इसका ये 2 से इसका मिलान होगा। और इसमें आखिरी जो है अधिकार परीक्षा, इसका मतलब होता है कि लोक कार्यालय को अनधिकार ग्रहण करना। तो ये तीसरे से मिलेगा। इस तरीके से आपने देखा कि इसका कूट जो है वो 1 4 यहाँ पे है 1, देख सकते हैं कि ये 1 से मिलेगा, ये 4 से, ये 2 से और ये होगा 3 से। तो इस तरीके से इसका सही जो कूट है वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद का जो प्रश्न है कि जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा कराने के लिए प्रस्ताव लगाया जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा जो है कि प्रस्ताव लगाया जाता है जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है। तो उसे कहते हैं कि उसे गिलोटिन प्रस्ताव लाया जाता है। और इसमें जो है कि सही जवाब होगा गिलोटिन। गिलोटिन का क्या मतलब है कि जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदाता से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का एक प्रस्ताव रखा जाता है और उसको गिलोटिन कहा जाता है, गिलोटिन का प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि आयात प्रतिस्थापना का क्या अर्थ है। इकोनॉमिक्स का ये प्रश्न है। आयात प्रतिस्थापना का क्या अर्थ है। और आयात प्रतिस्थापना का अर्थ होता है अंतर्मुखी व्यापार नीति। एक प्रकार की भारत के द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति यानी कि व्यापारिक नीति से घनिष्ठ रूप से संबंध है। यानी कि इसका संबंध था पहले ये प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता जो है वो अंतर्मुखी व्यापार की नीति पर आधारित थी। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से बजट के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। प्रश्न बजट के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो बजट के संबंध में देख लीजिए यहाँ पे जो कथन दिए हुए हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है, ये सही है। यहाँ पे असत्य कथन की पहचान करनी है तो ये पहला सही है, 112 अनुच्छेद में बजट का प्रावधान किया गया है। दूसरा है कि ये भी देख सकते हैं कि संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है, ये सही है। और इसका तीसरा जो है कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है। तो वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग जो होता है बजट तैयार करने के लिए आर्थिक एक उत्तरदायी नोडल निकाय होता है, ना कि राजस्व विभाग जो होता है। तो इस तरीके से जो आर्थिक कार्य विभाग यानी कि DEA जो होता है वो बजट तैयार करने के लिए एक नोडल निकाय होता है। तो ये गलत दिया हुआ है। और अंतरिम बजट एक अकाल्पनिक जो है कह सकते हैं कि अंतरिम बजट के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये भी सही है। तो इस तरीके से इसमें गलत कथन सिर्फ सी है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सिर्फ इसका सही कथन होगा, यानी कि असत्य कथन दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन होगा। और इसके बाद के प्रश्न है कि मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में, अब इसमें देखिए मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पर जो मुद्रा अवमूल्यन की जो स्थिति होती है तो इस प्रक्रिया में मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का जो आयात कम होता है और निर्यात बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये अवमूल्यन की स्थिति में क्या होता है कि आयात जो है वो कम हो जाता है और निर्यात बढ़ जाता है, यानी कि हम वस्तुओं को दूसरे देशों से कम मंगाते हैं जबकि अपने देशों से वस्तुओं को बाहर के देशों में भेजते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में ये सही कथन है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंक में दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि बैंक दर में जो वृद्धि होती है उसकी किस बात का संकेत करती है। तो बैंक दर में अगर वृद्धि हो रही है तो इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो उस तरीके से ऑप्शन इसका डी सही जवाब है। आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जो लिए गए उधारों की ब्याज में जो है कि वो लागत बढ़ जाती हैं और इसे पूरा करने के लिए वे अपने ग्राहकों से दिए जाने वाले यानी कि लोन पर क्या करते हैं कि ब्याज को बढ़ा देते हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता कब मिली थी, अगला प्रश्न है। और राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक जो मान्यता दिया गया था 1985 में दिया गया था। और भारतीय संविधान का जो 52वां अनुच्छेद था उसके तहत जो संविधान संशोधन अधिनियम बना था उसमें 1985 के द्वारा ये संविधान में जो 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था और उसमें राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष के आम बजट में प्रस्तुत की गई थी। जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष के आम बजट में प्रस्तुत की गई थी। और इसका अगला प्रश्न है, इसका सही जवाब है कि 2005-06 के समय में ये जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही जवाब है 2005 और 6। नेक्स्ट है कि बाबा कल्याणी समिति का गठन किया गया था। बाबा कल्याणी समिति का गठन किस लिए किया गया था। और इसका सही जवाब है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीतियों को तैयार करने के लिए ये बाबा कल्याणी समिति का गठन किया गया था। और 2018 में भारत सरकार की एक जो विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति तैयार करने के लिए एक समिति बनी थी जिससे बाबा कल्याणी समिति का नाम दिया गया था। 2018 में इस समिति का निर्माण किया गया था। और इसके बाद के जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी क्रम सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन क्रम का चट्टान कौन सा है। आर्कियन युग की है या फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं या फिर कुड़पा या फिर विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। और इसका सही जवाब है कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो सबसे प्राचीन हैं। यानी कि आर्कियन क्रम ये जो चट्टानें होती हैं यानी कि प्राचीनतम है और प्राथमिक चट्टानें हैं जो नीस और शिस्ट के रूप में ये रूपांतरित हो चुकी हैं। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं। एक तरफ देख सकते हैं नदियों के नाम हैं और एक तरफ जो है वो सहायक नदियों के नाम दिए गए हैं और आपको इसका मिलान करना है। तो इसमें देख सकते हैं कि गंगा की जो सहायक नदी हैं, इसमें गंगा की सहायक नदी है टोन्स जो है ये गंगा की सहायक नदी हैं। सिंधु जो है इस ऑप्शन के अनुसार सिंधु की सहायक नदियाँ हैं ये श्योक। और गोदावरी की जो सहायक नदी हैं वो दिया हुआ है यानी कि सबरी हैं। और कावेरी की जो है वो लोकपावनी नदी हैं जो कि कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो इस तरीके से कूट देख सकते हैं कि 1 2 3 4 है। ऑप्शन ए सही जवाब है। इसके बाद है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। दक्कन के पठार पर भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। किस युग में हुआ है। लावा शैलों का जो निर्माण हुआ है वो किस युग में हुआ है। और इसका सही जवाब है कि ये क्रिटेशियस युग में हुआ है यानी कि जो मेसोजोइक कल्प के क्रिटेशियस युग में शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन इसका ए सही जवाब होगा। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से असत्य युग्म की पहचान करना है। असत्य युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ कुछ योजनाओं के नाम है और दूसरे तरफ उनसे संबंधित वर्ष के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1999 को यानी कि पहला इसका सही मिलान होगा। स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी यानी कि ये हुआ था 1997 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये जो है कि इसकी शुरुआत जो की गई थी वो हुई थी 2005 में हुई थी जबकि यहाँ पे 2000 दिया हुआ है। इसका सही जवाब है 2005। तो इसका ये 2005 होना चाहिए जबकि यहाँ पे 2000 दिया हुआ है। और जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1989 को। इसमें असत्य कथन की पहचान करना है तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा क्योंकि इसका सही जवाब 2005 है ना कि 2000 क्योंकि यहाँ पे 2000 दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देशों के साथ इजराइल की सीमा संलग्न है। किस देशों के साथ। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इजराइल की जो सीमा है वो किन किन देशों के साथ लगती हैं। और इसका सही जवाब है कि इजराइल की जो सीमा लगती हैं वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से मिलती हैं यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। और आप जानते हैं कि इजराइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय देश हैं
इसके बाद के जो प्रश्न है कि हरमटन पवनें किस मरुस्थल में चलती हैं, किस मरुस्थल से चलती हैं यहाँ पे बताना है। और हरमटन जो पवनें होती हैं वो सहारा जो मरुस्थल है वहाँ से चलती हैं। और पश्चिमी अफ्रीका में बहने वाली शुष्क एवं धूल भरी जो व्यापारिक पवन है उससे आप जानते हैं कि हरमटन पवन कहा जाता है, और जो कि चलती हैं सहारा मरुस्थल से। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना से है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब होगा, जहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि वहीं अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ बिहार ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और इसके बाद के जो प्रश्न है कि यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं। एक तरह यहाँ पे कुछ योजना है और उसमें कुछ प्रतिपादकों के नाम दिए गए हैं और कुछ नृत्य के नाम दिए गए हैं। इसमें से देखना है यानी कि सुरेंद्र नाथ जीना, ये ओडिसी से इनका संबंध था, यानी कि ऑप्शन ये 4 से इनका ऑप्शन सही मिलान होगा। पुष्पा भूया जो हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और उमा शर्मा ये हैं यानी कि कथक से हैं। और शंकरन इमरांथरी जो हैं ये कथकली से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कूट आप देख सकते हैं कि 4, 3, 2 और 1 ये इसका कूट है, और इस कूट के अनुसार इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद के जो प्रश्न है कि एपेक का पूर्ण नाम क्या है। एपेक जो है इसका पूरा नाम क्या है, और इसका सही जवाब है कि एपेक का जो पूरा नाम है यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। तो कॉरपोरेशन है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ऑप्शन डी में इसका सही जवाब दिया गया है। एपेक जो है इसकी स्थापना जो हुई थी 1989 में हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या 12 है, और इसका मुख्यालय जो है वो सिंगापुर में है, यानी कि सिंगापुर में इसका मुख्यालय है एपेक का। इससे संबंधित और भी कुछ बातें हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक समन्वय द्वारा ये सतत और समावेशिक आर्थिक विकास में वृद्धि करता है। और भारत के संबंध में है कि भारत इस एपेक का राष्ट्र यानी कि सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी में दिया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रुद्रम 1 क्या है। रुद्रम 1 जो है कि क्या है, स्वदेशी पनडुब्बी है या फिर कोई वैक्सीन है या फिर रेडिएशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है या फिर कृत्रिम उपग्रह है। और सही जवाब है कि ये जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है, और इस मिसाइल का विकास को DRDO के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन सी, जो कि एक मिसाइल है रुद्रम 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें भी सुमेलित करना है। एक तरफ देश और दूसरी तरफ कुछ राजधानियों के नाम दिए गए हैं। जो नाइजीरिया की राजधानी है वो आबूजा है, लीबिया इसकी राजधानी त्रिपोली है, और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, और इस तरीके से सीरिया जो है वो दमिश्क इसकी राजधानी है। तो यहाँ पे सही कूट होगा 3, 1, 4, 2, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो कूट होगा इसके अनुसार ये ऑप्शन सी में इसका सही जवाब है। इसके बाद के प्रश्न है कि वन एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन पुस्तक किसने लिखी है। वन एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखा गया है यानी कि मासानोबु फुकुओका के द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, सही जवाब इसका है। और ये जो है कि ये जापान के एक दार्शनिक थे, और इन्होंने विश्व को प्राकृतिक खेती की अवधारणा दी थी। तो इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, तो ये जो रिवर ब्लाइंडनेस है तो उसको हाल ही में ख़त्म करने वाला जो पहला अफ्रीकी देश बना है वो नाइजर है। रिवर ब्लाइंडनेस के संबंध में है कि ये जो है कि यह रोग जो है परजीवी कृमि से और यानी कि काली मक्खी के काटने से फैलता है, और ये मक्खियाँ नदियों के पास रहती हैं, इसलिए इस बीमारी का नाम रिवर ब्लाइंडनेस रखा गया है। तो नाइजर जो है इसको ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना हुआ है। और इसके बाद के जो प्रश्न है कि हाल ही में कठिया गेहूँ को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग मिला हुआ है, ये किस राज्य से संबंधित हैं। और इसका सही जवाब है कि ये उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें काठिया गेहूँ के जो क्षेत्र है उसकी कृषि उपज के लिए उसको GI टैग प्रदान किया गया है, और इस तरीके से उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुविधा पोर्टल का क्या उद्देश्य है। ये नेक्स्ट प्रश्न है, सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना, जो कि सुविधा ऐप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि इसके बाद के जो प्रश्न है कि विश्व भूखमरी सूचकांक जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उस 24 में भारत का स्थान कितना रहा है। तो भारत जो है कि 105वें नंबर पर था, और ये 24 में यानी कि यहाँ पर 127 देशों में से भारत को 105वां पोजीशन प्राप्त हुआ है।
और इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि मार्च 2025 में सी डॉट ने, यानी कि ये बताना है कि सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है। और इसका सही जवाब है कि सी डॉट ने जो साझेदारी किया है यानी कि आईआईटी दिल्ली के साथ किया है, यानी कि ऑप्शन इसका ऑप्शन ए होगा। आईआईटी दिल्ली के साथ सी डॉट ने मार्च 2025 में समझौता किया है, साझेदारी किया है। और इसके बाद के जो प्रश्न है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है, ये अगला प्रश्न है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि ये जो है कि क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है और ये जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। और इसका सही जवाब है कि उसमें 1 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, कि देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की शुरुआत कराई जाएगी और उन्हें प्रमाणित और एक कर सकते हैं कि ब्रांडिंग की सुविधा भी दी जाएगी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सही सुमेलित हैं। ऑस्कर जो पुरस्कार हैं जिसमें 2024 का जो अवार्ड दिया गया है, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ जो पिक्चर हैं इसमें सही जो मिलान देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो है यानी कि ओपनहाइमर है। ये इसमें देखिएगा जो ये जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला था एमा स्टोन को मिला था। और इसके बाद से जो है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार जो मिला था यानी कि वो था सिलियन मर्फी को मिला हुआ था। और द जोन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ये थी। तो इस तरीके से इसमें का सभी जो मिलान है वो सही है, यानी कि इनमें से सभी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। सबसे पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है, और इसका सही जवाब है कि तिरुवनंतपुरम में किया गया है। यानी कि भारत में जो पहला ये फ्यूचर लैब्स होगा तिरुवनंतपुरम में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि रुवांग ज्वालामुखी जो विस्फोट के कारण खबरों में रहा किस देश में स्थित है। रुवांग ज्वालामुखी यानी कि ये इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित ये जो माउंट रुवांग में 16 अप्रैल 2024 को जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, इस तरीके से ये इंडोनेशिया में है। इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है कि खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि खालीबार युद्ध स्मारक की बात हो रही है, एक प्रकार का जो म्यूजियम है वो, जो कि हाल ही में समाचार में छाया रहा, तो वो किस क्षेत्र में स्थित हैं। इसका सही जवाब है कि लद्दाख इसका सही जवाब होगा, क्योंकि लद्दाख में भारतीय सेना ने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई है। और इसी अवसर पर यहाँ पे यानी कि वीर शहीदों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए पर्यटकों के लिए खालूबार युद्ध स्मारक खोला गया है। तो इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इसके बाद के प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है, और इसका सही जवाब है कि ये 1 और 2 जो कथन है वो सही दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मधुबनी जिले की रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और दूसरा है कि मैथिली के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कथाकार नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये दोनों ही कथन जो हैं वो साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सही हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा। और कोड के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब दिया हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में आयोजित एशियाई जलीय पक्षी जनगणना के दौरान कितने पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है, यह अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि लगभग 200 प्रजातियों की पहचान की गई है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीवन विज्ञान विभाग ने एशियाई जल पक्षी पर सफलतापूर्वक जनगणना किया है, जिसमें लगभग 200 प्रजातियों की पहचान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है, यह अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है 20 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए 20 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
इसके बाद के जो प्रश्न है कि अंडर-19 पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब होगा कि बांग्लादेश ने जीता था। अंडर-19 पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब बांग्लादेश ने जीता था, और जो कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई में खेला गया था। और इस टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ दुबई में, और इसे बांग्लादेश ने 59 रनों से भारत को हरा करके और इस खिताब को अपने नाम कर दिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल नामक एक एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित की है? डार्क ईगल नामक एंटी मिसाइल प्रणाली है, और इसका सही जवाब है कि ये अमेरिका ने विकसित किया है। ये सभी करंट अफेयर के प्रश्न हैं। किस विधि द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है? यहाँ से अब आपके साइंस के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। किस विधि द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है, ये अगला प्रश्न है। और इसमें देखिएगा, घर्षण को कम करने की जो विधि है पॉलिश के द्वारा भी हम कम कर सकते हैं। स्नेहक जो है घर्षण को कम करने का अच्छा तरीका होता है। बॉल बेयरिंग के द्वारा, यानी कि ये सभी जो है ऑप्शन सही हैं। उपयुक्त में से सभी जो ये विधि हैं, इनके द्वारा हम घर्षण को कम कर सकते हैं। और इसके बाद के जो प्रश्न है ये यहाँ पे मिलान करने वाला दिया हुआ है कि लॉक्स मीटर है, बैरोमीटर, अल्टीमीटर, ये उपकरणों के नाम हैं और इनसे कौन कौन से काम लिए जाते हैं आप देख सकते हैं। तो लॉक्स मीटर इसमें से सही कौन है? तो देखिएगा, लॉक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर जो है वो वायु दाब के लिए है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेरोमीटर यूज होता है। अल्टीमीटर जो है वो विमान की ऊंचाई मापने में होता है, ना कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में। तो यहाँ से सिर्फ जो है कि पहला ऑप्शन सही है, अगर सही देखा जाए तो। और इसके बाद के प्रश्न है कि तापदीप्त बल्बों के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है? तापदीप्त जो बल्ब होते हैं फिलामेंट में टंगस्टन का यूज होता है, उनका जो तंतु बना होता है टंगस्टन का बना होता है। तो इसका प्राथमिक कारण क्या है? और इसका सही जवाब है कि चूँकि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो गलनांक होता है वो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। यही वजह है कि गलनांक उच्च होने के कारण और तापदीप्त बल्बों में के फिलामेंट में टंगस्टन का यूज करते हैं, ताकि आसानी से वह गलता नहीं है। इसके बाद के जो प्रश्न है कि लेंस की क्षमता मापने का सूत्र क्या है? लेंस की क्षमता है यानी कि उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी कि लेंस की क्षमता अगर P है और फोकस दूरी अगर F है तो 1/f इसका सही जवाब होगा। और इसमें देख सकते हैं कि P = 1/f सही जवाब है। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए में, यानी कि ये पहला ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद के प्रश्न है विद्युत परिपथों में घटकों एवं उनके कार्यों से मिलान करना है। प्रतिरोधक का क्या काम है? प्रतिरोधक का जो काम होता है, यानी कि ये होता है धारा को सीमित करता है। संधारित्र जो होते हैं, जो कैपेसिटर होते हैं, वो यानी कि विद्युत ऊर्जा का भंडारण करते हैं। और प्रेरक जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बल्ब जो होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस हिसाब से इसका कूट जो है वो 20 का सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? संपर्क बल का उदाहरण कौन सा है? इसका सही जवाब है कि घर्षण बल जो है वो संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि दो वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आने के बाद ही जो है वो संपर्क की जो बल लगता है वही घर्षण होता है। जैसे पेशीय बल और घर्षण बल इसके उदाहरण है। अब यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं कि यदि पेड़ की शाखाओं को तेज़ी से हिलाया जाता है तो उस पर लगे फल नीचे गिर जाते हैं, यह किस कारण से होता है? काफ़ी आसान सा प्रश्न। आप जानते हैं कि ये स्थिरता का जड़त्व के कारण ऐसा होता है कि ये पेड़ की शाखाओं को जब हम हिलाते हैं तो उसके जो फल होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। और इसके बाद का प्रश्न है कि इसमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि इसमें से कौन नहीं है? देख सकते हैं, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदिश राशि कौन नहीं है? तो बल जो है वो अदिश राशि नहीं है, क्योंकि अदिश राशि वैसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती हैं। और इसमें दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, ये सभी जो हैं कि अदिश राशियाँ हैं। इसमें से ये दूरी, चाल और ऊर्जा ये अदिश राशि हैं, जबकि बल अदिश राशि नहीं है। यहाँ पे इसके पहले वाले प्रश्न जरा देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट इसका सही जवाब है, जबकि अगला जो प्रश्न है इसमें किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो जंतुओं में जो है वो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और इसके बाद के प्रश्न है कि 1567 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? और इसका सही जवाब है कि वो उदय सिंह जो है वहाँ के शासक थे 1567 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम द्वारा भारत में शिक्षा पर खर्च करने हेतु 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था? और इसका सही जवाब है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट बना था उसके तहत जो है शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान था। और इसके बाद के प्रश्न है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा भारत में
1932 में भारत के लिए सांप्रदायिक घोषणा किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? और इसका सही जवाब है कि लोथियन समिति जो है। इसके बाद के प्रश्न है कि ऑपरेशन रूबिकॉन, जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग करने के लिए प्रस्तावित एक कोड वर्ड था? और नेक्स्ट इसका सही जवाब है कि इसमें जो सही जवाब इसका है कि जेल में गांधी का आमरण अनशन होगा, यानी कि जो आगा खां पैलेस में कैद के समय गांधी जी द्वारा आमरण अनशन करने के दौरान उनकी तबीयत जब खराब हो रही थी, तो ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि गांधी जी की स्वास्थ्य खराब होने के कारण यदि उनकी जेल में मृत्यु हो जाती है तो मुंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास यानी कि रूबिकॉन कूट शब्द भेज सकेगी। इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन ए में है। इसके बाद के जो प्रश्न हैं कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? सही जवाब इसका है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों से कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी? और इसका सही जवाब है कि यंग इंडिया जो है, जिसे महात्मा गांधी नहीं लिखा है, वो एक क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी थी। इसके बाद के प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। हिस्ट्री का प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने जो अमुक्तमाल्यद की रचना की है वो तेलुगु भाषा में की थी। इसके बाद के प्रश्न है कि दिल्ली की राजगद्दी पर लोधी शासकों का सही कराना, ये जो है कि काल क्रम बताना है, इसमें से कौन सा क्रम इसका सही है? तो देखिए, जो लोधी वंश के जो शासक थे, यानी कि पहले बहलोल लोधी, फिर उसके बाद से सिकंदर शाह जो हैं, और फिर उसके बाद से इब्राहिम लोधी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बी नहीं होगा बल्कि डी इसका सही जवाब है। इसके बाद के प्रश्न जो हैं, इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं कि बिंबिसार ने किस राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था? बिंबिसार जो हैं वो हर्यक वंश के संस्थापक थे, और इन्होंने जो है कि ये अवंती के जो शासक थे उनके उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जोते गए खेतों के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा जो है, ये इसका कालीबंगा, ये यानी कि कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटक है? जैव अपघटक कौन है? देख सकते हैं यहाँ पे जो कवक हैं, जीवाणु, केचुआ, ये सभी जो हैं वो जैव अपघटक का काम करते हैं। उसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं आप कि मानव पाचन तंत्र में वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है? और इसका सही जवाब देख सकते हैं, वसा का इमल्सीकरण किसके द्वारा होता है? सही जवाब इसका है पीत रस के द्वारा होता है। और इसके बाद के जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का क्रमांक 1 बढ़ता है? क्योंकि इसमें बताना है, तो बीटा कण का जब उत्सर्जन होता है तो बीटा कण में जो है कि परमाणु क्रमांक में 2 और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। सही जवाब ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम है? यहाँ बताना है किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम है। सही जवाब ऑप्शन सी में है, यानी कि तांबा का जो घनत्व होता है वो यानी कि सबसे ज़्यादा है, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार। और इसके बाद के जो प्रश्न है कि कैप्रोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? और सही जवाब है कि नायलॉन 6 जो है कि इसके निर्माण के लिए इसका यूज होता है। और ये जो नायलॉन 6 हैं, ये क्या है, एक प्रकार का बहुलक है जो मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। इसके बाद के प्रश्न है कि यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो बाहरी जो सेल होता है, यानी कि परमाणु की जो बाहरी सेल होता है उसका जो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है अधिकतम 8 होती है। बाहरी सेल की बात पूछेगा तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 ही होगी। ऑप्शन बी सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, ये बताना है कि कौन से ऐसे 3 तत्व हैं। इसमें देखिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये 3 ऐसे तत्व हैं जो रासायनिक उर्वरकों में उनका उपयोग होता है। बाद के प्रश्न है कि इसमें से पौधों के जड़ों में क्या उपस्थित नहीं होता है? ये सही जवाब इसका क्या है? देखिए इसमें से पर्व और ये जो पर्णहरित, पर्व संधियाँ, ये सभी जो है कि नहीं होती हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है। इसके बाद है कि निस्यंदन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? निस्यंदन के कथन में आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा जो कोलाइडी कण के जो द्रवों से उनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि निस्यंदन द्वारा जो कोलाइडी कणों को तरल पदार्थों से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और इसके बाद के प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणु उसके विशिष्ट गुण से मिलान करना है इसमें।
देखिए इसमें जो चमड़ा है, यानी कि चमड़ा का गुण है कि ये लचीला होता है। धातु जो है जानते हैं कि धातु होगा वो अपारदर्शी होगा। काँच जो है वो काँच पारदर्शी होता है और प्लास्टिक जो होता है वो जल में अघुलनशील होता है। यानी कि कूट के हिसाब से इसमें बी ऑप्शन सही है। और इसके बाद के जो प्रश्न है कि फेरस सल्फेट ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या प्राप्त होता है? और इसका सही जवाब है कि इसमें से देखिएगा फेरस सल्फेट को ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसमें SO2 और SO3 ये दोनों ही प्राप्त होते हैं। यानी कि तो इस तरीके से इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि बी और सी दोनों ही प्राप्त होंगे। और इसका आखिरी प्रश्न है साइंस वाला आज की, DDT का विस्तारित रूप क्या है? DDT जो है इसको डाई डाईक्लोरो डाईफिनाइल और ट्राईक्लोरोइथान कहते हैं। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो इस तरीके से ये 75 प्रश्न पूरे होते हैं, क्योंकि इसमें सभी जो है कि साइंस और जीके से संबंधित और करंट अफेयर के सभी इसमें प्रश्न हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।